अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो प्रोनाउंस के बारे में है कि व्हाट इज़ प्रोनाउंस एंड व्हाट इज़ द टाइप ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउन का जो टॉपिक है वो नाउन के बाद है। ये सेकंड नंबर पार्ट्स ऑफ स्पीच है और थर्ड नंबर लेक्चर है। तो आइए शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ प्रोनाउन। प्रोनाउन से सबसे पहले मैं आप लोगों को सेंटेंस के बारे में थोड़ा बताऊंगा कि सेंटेंस किसे कहते हैं। तो सेंटेंस जो है वो हम आसान लैंग्वेज में या उर्दू में हम इसे कहते हैं जुमले, और वर्ड्स जो है इसे हम कहते हैं अल्फाज। तो जब कभी भी मुख्तलिफ अल्फाज, जब बहुत सारे अल्फाज इकट्ठा हो जाए वर्ड्स, और वो हमें एक कंप्लीट सेंस यानी या एक कंप्लीट मतलब देता हो, तो उसे हम कहते हैं सेंटेंस। अब इसकी डिफिनीशन कुछ यूं है कि द ग्रुप ऑफ वर्ड्स which give us the complete sense। तो जो हमें एक वाज़ेह एक क्लियर मतलब देता हो, तो उसे हम कहते हैं सेंटेंस। सही है। अब पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में क्या आते हैं। पार्ट्स सेंटेंस के कितने हिस्से होते हैं। सेंटेंस के बेसिकली दो हिस्से होते हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। ये जो वर्ब और ऑब्जेक्ट है, इसको हम इकट्ठा प्रेडिकेट कहते हैं। मगर यहाँ पर हम देखेंगे कि व्हाट इज सब्जेक्ट और व्हाट इज वर्ब एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को हम अगर शॉर्टली एक्सप्लेन करें, जुमले में जो काम करने वाला शख्स होता है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट, यानी द डूअर ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड सब्जेक्ट, या द डूअर ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड सब्जेक्ट। अब वर्ब जो है, वर्ब को हम कैसे डिफाइन करेंगे। ये जो हम कोई काम करते हैं या हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो ये सारे काम जो है इसको हम वर्ब कहते हैं। वर्ब, तमाम काम जो हम डेली रूटीन्स में करते हैं उसको हम वर्ब्स कहते हैं। अब ऑब्जेक्ट हम कैसे कहते हैं। ये जो सब्जेक्ट है ना, ये जब कोई काम करता हो तो वो किसी चीज के जरिए करेगा ना, उस चीज को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। मतलब जो भी काम सब्जेक्ट करता हो उसे हम वर्ब कहते हैं, और ये जो काम वो करता हो किसी चीज के जरिए उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। एक फॉर एग्जांपल, अली इज प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए, अली जो है, इस जुमले में कौन काम करता है। अली। तो अली जो है ये एक सब्जेक्ट हुआ, मतलब अली काम करने वाला हुआ, और प्लेइंग क्रिकेट खेलना ये एक वर्ब है। तो ये इस काम को हमने वर्ब से डिनोट किया, और जो काम ये करता हो जिसके जरिए, मतलब ये जो काम करता है इसको हम कहते हैं क्रिकेट। तो ये एक ऑब्जेक्ट है। अब हम ऑब्जेक्ट को समझते हैं कि व्हाट इज मीन बाय ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है ये जिसके ऊपर हम काम करते हैं, यानी वर्ब काम को जिसके ऊपर हम काम करते हैं उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस एक अलग टॉपिक है, तो इसको हम बाद में देखेंगे। अब हमारा जो सेकंड नंबर पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है प्रोनाउंस। प्रोनाउंस को इसको शुरू करने से पहले मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल, एक पैराग्राफ टाइप एग्जाम्पल है, इसको देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। तो जवेरिया इज अ स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल। जवेरिया स्टडीज इन क्लास 8। Javeria's younger sisters Javeria's younger sister also studies in this school. Javeria's younger sister name is Sarah. Javeria and Sarah are good children.
अब इसमें हमने एक बात नोट किया कि हर एक जुमले में इसने बार-बार जवेरिया का नाम ही लिखा है और हम जानते हैं कि नाउन किसे हम कहते हैं, नाउन उन जितने भी नाम है, चाहे वो किसी जगह का नाम हो या किसी पर्सन का नाम हो या किसी चीज़ का नाम हो, इन तमाम नामों को हम नाउन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने लेक्चर नंबर 2 में देखा था। अब अगर मैं इन नाउन्स की जगह एक दूसरा वर्ड यूज़ करूँ, जो कि ये नाउन जो है, ये बार-बार रिपीट ना हो। अगर मैं इस नाउन की जगह कोई दूसरा वर्ड यूज़ करूँ, तो उसको हम कहेंगे प्रोनाउन। क्या कहेंगे हम? प्रोनाउन कहेंगे। तो इसकी आसान डेफिनिशन ये है कि अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। जो हम नाउन की जगह इसको जब हम नाउन की जगह एक दूसरा लफ्ज़ यूज़ करें, तो उसको हम कहते हैं प्रोनाउन। अब ये कुछ इस तरह बन जाएगा कि जवेरिया इज़ द स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल, फिर हम जवेरिया नहीं लिखेंगे, पर फिर यहाँ पर हम लगाएँगे प्रोनाउन। इन जवेरिया स्टडीज़ इन क्लास 8, फिर से जवेरिया आया तो इसकी जगह भी हम नाउन की जगह हम लिख लेंगे प्रोनाउन। तो इन सारे स्टेटमेंट में, सारे पैराग्राफ में हम जवेरिया और सारा को रिपीट नहीं करेंगे, बल्कि इसकी जगह हम लिखेंगे प्रोनाउन्स। अब ये तो प्रोनाउन की डेफिनिशन हुई। अब प्रोनाउन के कि कितने काइंड्स है, कितने टाइप्स है, कितने अक़साम है इसके। तो एक तो है वो पर्सनल प्रोनाउन है, दूसरा डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, तीसरा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एंड रिलेटिव प्रोनाउन और प्रोनाउंस ऑफ नंबर एंड क्वांटिटी। वैसे ये तो टाइप नहीं है, मगर इसको भी हम देखेंगे कि प्रोनाउंस ऑफ नंबर एंड क्वांटिटी और इंडेफिनिट प्रोनाउंस किसे कहते हैं, पोजेसिव प्रोनाउंस एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। ये सारे हम वन बाय वन देखेंगे। अब पर्सनल प्रोनाउन जो है, इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक शॉर्ट सी ओवरव्यू देता हूँ कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए कि आई एम यंग मतलब मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं खुद के बारे में बात कर रहा हूँ। यू आर यंग, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? मैं सामने वाले शख्स के बारे में बात कर रहा हूँ। यू आर यंग, वी आर यंग, दे आर यंग और ही इज़ यंग। सही है? तो अब यू आर यंग में सामने वाले बंदे के बारे में बात कर रहा हूँ। तीसरे एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि वी आर यंग मतलब हम बात तो अपने के बारे में, हम खुद के बारे में बात कर रहे हैं, मगर हम एक से ज़्यादा हैं। मतलब अब हम प्लूरल है यहाँ पर, हम एक से ज़्यादा है, तो वी आर यंग मैंने यहाँ पर वी लिख लिया। अब दे आर यंग, अब हम सामने वाले के बारे में बात कर रहे हैं, मगर वो एक से ज़्यादा है। सही है? ही इज़ यंग या शी इज़ यंग और इट इज़ यंग। अब इसका क्या मतलब हुआ? ये भी हम सामने वाले के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो लास्ट वाला एग्ज़ाम्पल है, ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सामने वाले बैठे शख्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये यू जो है, ये तो मैं डायरेक्ट फेस टू फेस बात कर रहा हूँ किसी बंदे को। यू आर यंग और ये जो ही, शी, इट है, अब मैं यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ और इसको गौर से देखें। ही, शी, इट जो है, ये हम किसी सामने वाले के बारे में जब बात करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? ही, शी, इट वहाँ पर हम यूज़ करेंगे कि ही, शी या इट। अब देखिए, ये तमाम जो लफ्ज़ है आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, इनको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। इनको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउंस क्योंकि ये तमाम जो अल्फाज़ है, ये किसी पर्सन्स के बारे में हम यूज़ करते हैं, ना कि हम किसी दूसरे जानदार या किसी दूसरे बेजान चीज़ के बारे में बल्कि हम ये एक पर्सन के बारे में यूज़ करते हैं। सही है?
तो I, you, we, they, he, she, it are called personal pronouns because it stands for three persons. अब वो थ्री पर्सन्स कौन कौन है? तो उसमें आता है फर्स्ट नंबर पर जो बातें कर रहा हो उसको हम कहते हैं द पर्सन हु इज स्पीकिंग इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन, उसको हम कहेंगे फर्स्ट पर्सन। सही है। और द पर्सन स्पोकन टू, जिसको हम फेस टू फेस बात कह रहे हैं उसको हम सेकंड पर्सन कहेंगे। सही है। और द पर्सन स्पोकन ऑफ, यानी जिसके बारे में हम बातें कह रहे हैं उसको हम थर्ड पर्सन कहेंगे। तो आई रिपीट, द पर्सन हु इज स्पीकिंग इज फर्स्ट पर्सन एंड द पर्सन स्पोकन टू, मतलब फेस टू फेस जिसको हम बात कह रहे हैं उसको हम कहते हैं सेकंड पर्सन। और द पर्सन स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में हम बातें कह रहे हैं उसको हम कहेंगे थर्ड पर्सन। सही है। अब पर्सनल प्रोनाउंस जो है वो दो किस्म के होते हैं। एक जो है वो पर्सनल प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट एंड पर्सनल प्रोनाउन एज अ ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट ये दोनों मैंने आप लोगों को सेंटेंस के पार्ट में डिस्क्राइब किया शॉर्टली कि व्हाट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एनीथिंग एंड ऑब्जेक्ट the thing on which we are working, the thing which on which we are doing something is called object। तो सब्जेक्ट का मतलब ये जो काम करने वाला होता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, और जिसके ऊपर हम काम करते हैं उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये दोनों अब हम देखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए हम पर्सनल प्रोनाउन को देखते हैं। देखिए पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन के दो फॉर्म होते हैं। एक तो ये हो सकता है कि सिंगुलर हो, एक ये भी हो सकता है कि वो प्लूरल हो। तो सब्जेक्ट के केस में, यानी अगर ये एज अ सब्जेक्ट यूज हो तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर को हम कहेंगे आई, और इसकी प्लूरल क्या होगी? इसकी प्लूरल होगी वी। मैंने एग्जांपल में यहाँ पर दिया आप लोगों को, वी आर यंग या आई एम यंग। तो जब मैं अपने खुद के बारे में बात कह रहा होता हूँ तो उसे हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, और जब हम खुद के बारे में बात कह रहे हैं और वो प्लूरल हो उसे हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन प्लूरल। इसी तरह सब्जेक्ट के केस में अगर सेकंड पर्सन को हमें देखना हो तो सेकंड पर्सन हम कैसे कहेंगे? सेकंड पर्सन सिंगुलर इज यू और सेकंड पर्सन प्लूरल इज आल्सो यू। यू का सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होते हैं। यू इज अ सेकंड पर्सन जिसके साथ हम फेस टू फेस बातें कर रहे होते हैं, इसे हम कहते हैं सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन में क्या आते हैं? तो थर्ड पर्सन एज अ सब्जेक्ट के केस में थर्ड पर्सन सिंगुलर में आते हैं ही शी इट, यानी जिसके बारे में हम बातें कह रहे होते हैं, उसे हम थर्ड पर्सन सिंगुलर कहते हैं। और इसकी प्लूरल क्या होती है? इसकी प्लूरल जो है वो दे है, यानी ये प्लूरल इकट्ठे जब बहुत सारे लोग बैठे होते हैं उसे हम दे से नोट करते हैं कि दे आर सिटिंग देयर। तो ये फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन से मेरा ये मतलब है। अब ऑब्जेक्ट के केस में, यानी अगर सेंटेंस के ऑब्जेक्ट में हमें प्रोनाउन को यूज करना होता है तो उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, यानी सेंटेंस के आखिर में जब हम किसी प्रोनाउन को यूज करते हैं तो उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब देखिए फर्स्ट पर्सन आई का जो ऑब्जेक्ट होता है, यानी अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट आई आया तो इसका जो ऑब्जेक्ट बनेगा, यानी इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो होगा मी। सिमिलरली मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, ये तमाम जो है ऑब्जेक्टिव के केस में। अब इसको हम एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे कि इसकी क्या क्या एग्जाम्पल होती है। अब देखिए यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता था कि ही जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, मगर ये ही जो है हम यूज करेंगे एक मेस्कुलाइन नाउन के लिए, यानी जो मेल हो, जो मुजक्कर हो, उसके साथ हम
ही यूज करेंगे। और जो शी है ये हम फीमेल्स के साथ यूज करेंगे जिसको हम फेमिनाइन नाउन्स कहते हैं। और ये इट जो है ये हम छोटे बच्चों या बेजान चीजों के साथ यूज करेंगे। सही है। ये तमाम इसकी यूजेज हुई। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस को। अगर हम इसको जुमलों में इस्तेमाल करें तो वो किस तरह से होंगे। तो देखिए यहाँ पर आई नीड हेल्प, आई नीड हेल्प, इसको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कैसी होगी, कैन यू हेल्प मी। अब देखिए ये प्रोनाउन आया है एज अ ऑब्जेक्ट, कैन यू हेल्प मी, यू तो यहाँ पर जो है वो एज अ सब्जेक्ट है और हेल्प एज अ वर्ब है और मी जो है ये एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ पर यूज हुआ है। अब देखिए यहाँ पर यू नीड हेल्प, यू नीड हेल्प, तो यू जो है ये एज एक सब्जेक्ट है और अगर हम यहाँ पर देखें तो यू यहाँ पर एज ऑब्जेक्ट आया है। कैसे, कैन आई हेल्प यू। अब देखिए हेल्प जो है एक वर्ब है और वर्ब के बाद हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट, तो यू यहाँ पर एज ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। अब देखिए ही, क्यों ये सब्जेक्ट है, क्योंकि ये सेंटेंस के शुरू में आया है और हमें पता है कि सेंटेंस के शुरू में जो भी प्रोनाउन आता हो उसे हम या नाउन आता हो उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। अब देखिए ही नीड्स हेल्प, नीड्स जो यहाँ पर है वो एज अ एडवर्ब यूज हुआ है और हेल्प एक वर्ब है। तो एडवर्ब को हम अपने ही सेक्शन में देखेंगे कि व्हाट इज एडवर्ब। यहाँ पर हिम, ही का जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है वो हिम है। देखिए कैन यू हेल्प हिम। अब हिम जुमले के आखिर में आया है तो ये एज ऑब्जेक्ट तस्वर होगा। सही है। तो यू सब्जेक्ट, हेल्प वर्ब एंड हिम जो है ये ही का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। तो ये याद रखने होंगे कि हर एक सब्जेक्ट प्रोनाउन का अपना ही एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा। शी का सिमिलरली शी का जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है वो हर है। तो शी कैसे यूज करेंगे जुमले में, शी नीड्स हेल्प, और इसका जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है यानी कैन यू हेल्प, तो हर यहाँ पर जो है वो जुमले के लास्ट में या एंड में यूज हुआ है तो इसी वजह से इसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। सिमिलरली इट, कैन यू हेल्प इट, इट का जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है सेम टू सेम इट है और वी का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जो है वो अस है। सही है। तो कैन यू हेल्प अस, इसको हम ऐसे लिखेंगे। अब लास्ट में जो आता है वो है दे नीड हेल्प, दे नीड हेल्प, तो दे जो है एज अ सब्जेक्ट क्योंकि जुमले के शुरू में यूज हुआ है और नीड हेल्प, नीड हेल्प ये एज अ नीड जो है एज अ एडवर्ब एंड हेल्प एज अ वर्ब यूज हुआ है। और दे का जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है वो है देम और ये लास्ट में लगेगा। तो कैसे बनेगा, इससे हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे, कैन यू हेल्प देम, तो जो देम है ये एज अ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज हुआ। तो आते हैं अपने लेक्चर की तरफ के आई का जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है वो है मी और वी का जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है वो है अस। वी और अस जो है ये प्लूरल है। इसी तरह इस चार्ट को आप लोगों ने ज़हन में रखना होगा कि व्हाट इज द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड व्हाट इज द फर्स्ट पर्सन प्लूरल। सही है। तो आइए आगे बढ़ते हैं कि सेकंड टाइप ऑफ प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, जब हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं, किसी चीज को पॉइंट आउट करते हैं तो उस वहां पर हम यूज करते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसके फोर टाइप्स होते हैं, फोर टाइप्स होते हैं। यहाँ पर मैंने दो दो यूज किए हैं कि डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आर यूज टू पॉइंट आउट समथिंग, जैसे कि दिस इज माई हाउस। अब ये दिस जो है ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दिस इज माई हाउस यानी ये मेरा घर है। यहाँ पर देखा कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वो चार किस्म के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं कि इसमें आता है फर्स्ट नंबर पर दिस, दीज, दैट एंड दूस। अब दिस हम कहाँ पर यूज करेंगे, जब कोई चीज नजदीक हो और वो एक हो,
तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे दिस। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है एग्ज़ाम्पल में, दिस इज़ माय हाउस, यानी ये घर मेरा है। अब दीज़ जो है ये दिस का प्लूरल है। इसको हम कैसे लगाएँगे? जब हम प्लूरल नज़दीक हो, एक चीज़ नज़दीक हो मगर वो प्लूरल हो, एक से ज़्यादा हो। किस तरह? दीज़ आर माय हाउसेस, दीज़ आर माय हाउसेस, इसका सेंटेंस कुछ इस तरह बनेगा। और दैट जब एक चीज़ जो है वो दूर हो मगर सिंगुलर हो, वहाँ पर हम लगाएँगे दैट। सही है? जैसे कि दैट इज़ माय हाउस, एग्ज़ाम्पल में हम कैसे कहेंगे? दैट इज़ माय हाउस। और दूस, ये दैट का प्लूरल है और दूस हम वहाँ पर लगाएँगे जब कोई मानी प्लूरल चीज़ें हो और वो एक से ज़्यादा हो। दूस को हम कहाँ पर यूज़ करेंगे? दूस को जब कोई एक से ज़्यादा चीज़ें हो या एक से ज़्यादा लोग हो और वो दूर हो, तो वहाँ पर हम लगाएँगे दूस। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्ज़ाम्पल में कहा है कि आर दूस मिस कामरान्स चिल्ड्रन? क्या ये मिस कामरान्स के चिल्ड्रन हैं? तो ये एक सेंटेंस डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन 4 टाइप्स के होते हैं, दिस, दीज़, दैट, दूस। अब तीसरे नंबर पर आता है, वो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउंस होते हैं जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं। नाउन की जगह हम एक वर्ड यूज़ करेंगे जो कि क्वेश्चन पूछने के लिए होगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्ज़ाम्पल में डेफिनिशन में लिखा है कि आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन्स। दे इंक्लूड व्हाट, व्हिच, हाउ, हू, हुज़ एंड whom। तो इसमें आते हैं तमाम WH टाइप ऑफ वर्ड। WH टाइप ऑफ वर्ड इस इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में आते हैं। जैसे कि वी हैव दीज 3 कलर्स। दीज का मतलब तो आप लोगों को अभी आता होगा कि दीज किसे कहते हैं और दीज हम कहाँ पर लगाते हैं। वी हैव दीज 3 कलर्स व्हिच वुड यू प्रेफर? आप इसमें कौन-सा कलर प्रेफर करेंगे? तो क्वेश्चन पूछने के लिए और जब कभी भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस एक जुमले में आ जाए, तो उसके आखिर में हम लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब है सवाल पूछने के लिए। तो व्हिच वुड यू प्रेफर? अब ये व्हिच जो है ये एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अब दूसरा एग्जांपल क्या है कि व्हाट डू यू वांट टू ईट? अब व्हाट हमने यहाँ पर यूज़ किया है, ये देखिए व्हाट एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और ये हमने यूज़ किया है एक सवाल पूछने के लिए। व्हाट डू यू वांट टू ईट? इसी तरह हुज़, व्होम, हू, हाउ, ये तमाम जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन्स है और इसकी यूजेस अगर मैं यहाँ पर यूजेस के बारे में बात करें कि व्हाट कहाँ पर हम यूज़ करते हैं, व्हिच कहाँ पर यूज़ करते हैं, हाउ, हू एंड व्होज़ एंड व्हॉम। तो ये लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा, तो इंशाल्लाह हम इसको दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे जो कि अलहदा इसके टाइप्स पर हो। अभी इस कोर्स में हम लोग सिर्फ इसको बेसिक टच देंगे कि प्रोनाउंस किसे कहते हैं, प्रोनाउंस के टाइप्स क्या है, तो इसके बाद ताकि आप लोगों को सेंटेंसेस बनाना ईज़ी हो जाए। सही है? तो आगे हम देखेंगे कि अ, इसके ऊपर हम मज़ीद कुछ डिटेल वीडियोज़ बनाएँ, कुछ डिटेल लेक्चर्स बनाएँ, तो फिर आप लोगों को ये बहुत ईज़ी हो जाएगा। अभी यहाँ तक के लिए आप लोगों को सिर्फ़ इसके प्रोनाउंस के टाइप्स जो है वो सिर्फ़ आते हो। चौथे नंबर पर जो प्रोनाउन आता है उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हम किसे कहते हैं? जब हम एक ही चीज़ को एक ही वक़्त पर डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। यानी एक ही चीज़ को एक ही वक़्त पर डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ईच ऑफ द बॉय गेट्स अ प्राइज़, यानी ईच ऑफ यू, सॉरी यहाँ पर मैंने यू को जोड़ा है। ईच ऑफ यू मस्ट कैरी अ पेन। एक ही बंदा एक ही वक़्त पर एक ही पेन को ले जाएगा। सही है? तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है।
इसकी डेफिनेशन मैंने क्या बताया कि एक ही वक़्त पर जब हम एक ही चीज़ या एक ही बंदे के बारे में बात करते हैं, तो उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसे कि यहाँ पर इसके एग्ज़ाम्पल्स में आते हैं ईच, ईच अदर, वन, वन अनदर, सम, समवन, एनीवन एंड एवरीवन एंड सो ऑन। तो ये सारे जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में आते हैं। इसका दूसरा एग्ज़ाम्पल जो है एवरीथिंग इज़ टॉपसी टर्वी हियर। टॉपसी टर्वी का मतलब है दरहम-बरहम, यानी जो उल्टे पाँव पड़े होते हैं, उसको हम टॉपसी टर्वी कहते हैं। तो एवरीथिंग यानी एक ही वक़्त पर हमने अ, एक चीज़ को रेफ़र किया है। एवरीथिंग यहाँ पर मौजूद हर एक चीज़ जो है वो दरहम-बरहम है। तो हमने एक ही वक़्त पर एक ही चीज़ को रेफ़र किया है, डिनोट किया है, रिप्रेज़ेंट किया है। अब 5th नंबर पर जो प्रोनाउन आता है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की डेफिनिशन क्या है? वो ये है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू रेफर बैक टू द सब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी जुमले में अपने ही बारे में बात करें, जो जो सब्जेक्ट आपने यूज किया है उसी के बारे में जब आप बात कहें तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इस तरह से जैसे कि रेहान हर्ड हिमसेल्फ। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जितने भी है उनके साथ अगर हम सेल्फ या सेल्फ्स यूज करें, सेल्फ जो है ये एक सेल्फ की प्लूरल है। जब भी हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के साथ जो ऊपर हमने डिस्कस किया उसके साथ सेल्फ या सेल्फ्स यूज करें, उसे बनता है रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन नीचे हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल में क्या है कि रेहान हर्ट हिमसेल्फ। रेहान एक सब्जेक्ट है और हमने रेहान की है के बारे में बात कही कि रेहान जो है उसने अपने आप को ही हर्ट किया व्हेन ही फेल। जब वो गिरा उसने अपने आप को ही हर्ट किया। अब जख्मी किया। आई विल डू दिस माई सेल्फ। अब आई जो है ये एक फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, पर्सनल, और इसका जो ऑब्जेक्ट आएगा वो माय है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम इसका कैसे बनाएंगे? जब हम इसके साथ सेल्फ या सेल्फ यूज करें। माय के साथ ये तो प्लूरल नहीं हो सकता, इसी वजह से इसको हमने सेल्फ यूज किया है। आई विल डू दिस माई सेल्फ। इसको सिर्फ इतना समझे कि व्हाट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड व्हाट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सिमिलरली एंड सो ऑन। इसको आपने सिर्फ समझना है बेसिक। बाद में हम इसको ऐसे प्रो लेवल तक ले जाएंगे कि आप लोग इसको भूल नहीं पाएंगे कि व्हाट इज रिफ्लेक्सिव। अभी तक आप लोगों को सिर्फ इतना समझना होगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते किसे, वो कौन से प्रोनाउंस होते हैं, ये इतना काफ़ी है। बाकी अगर हम देखें तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर खुद एक लेक्चर बन सकता है कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, ये तमाम जो है हम इसकी ये जो सेंटेंस में आ जाए तो कहाँ पर इसको हम यूज़ करेंगे सेंटेंस में। अब इसके बाद जो टाइप आता है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन को अगर हम देखें आसान अल्फाजों में तो हमने जुमले में जो नाउन या प्रोनाउन यूज़ किया है उसको जब हम एक्सप्लेन करते हैं, उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो उसको हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। वहाँ पर जो हम वर्ड यूज़ करते हैं नाउन की जगह, तो उसको हम क्या कहेंगे? रिलेटिव प्रोनाउंस। कैसे? द चाइल्ड ये एक नाउन है और एज अ सब्जेक्ट यहाँ पर यूज हुआ है whom you were talking to is my nephew। जिसके बारे में हम बात कह रहे हैं वो मेरा भतीजा है। अब यहाँ पर मैंने whom यूज किया क्योंकि मैं बात किसके बारे में कर रहा हूँ? इस चाइल्ड के बारे में। तो ये एक नाउन है, सही है। और इस नाउन के बारे में जब मैं बात कहता हूँ तो इसको जुमले में जब हम यूज करेंगे तो वहां पर मैं लगाऊंगा रिलेटिव प्रोनाउन। अब द पर्सन, पर्सन जो है ये एक सब्जेक्ट है whose son has won the spelling bee is my neighbor।
तो द पर्सन एक नाउन है और जिसके बारे में हम बात कह रहे हैं, तो जिस नाउन के बारे में हम बात कह रहे हैं उसको उसकी उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक दूसरा प्रोनाउन यूज़ किया है जिसको मैंने कहा है रिलेटिव प्रोनाउन। सही है? यहाँ तक उम्मीद है कि ईज़ी होगा। अब प्रोनाउंस ऑफ नंबर एंड क्वांटिटी, इसको हम कहते हैं कि क्वांटिफायर्स। आसान अल्फाज में हम इसको कहते हैं क्वांटिफायर्स। सही है? और ये होते हैं 5 टू 6 किस्म के, 5 टू 6 टाइप्स है इसके। इसमें आते हैं मैनी, मच, फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, अ फ्यू। इसको मैं शॉर्टली एक्सप्लेन करूँगा कि मैनी हम जो है वहाँ पर यूज़ करते हैं जब काउंटेबल प्लूरल थिंग्स हो काउंटेबल मगर प्लूरल हो, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं फ्यू, अ फ्यू एंड मैनी। ये 3 जो क्वांटिफायर्स हैं वहाँ पर हम यूज़ करते हैं। मैनी, फ्यू, अ फ्यू। और दूसरा जो अनकाउंटेबल है वहाँ पर जब हम अ, कोई क्वांटिफायर या प्रोनाउन यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं मच, अ लिटिल एंड अ, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं मच, अ लिटिल एंड लिटिल। ये तब हम यूज़ करते हैं जब अ, कोई अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। सही है? तो ये तो 2 कैटेगरीज़ हुई ऑन द बेसिस ऑफ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो इसको अपने साथ नोट करना होगा क्योंकि ये बाद में आप लोगों को मुश्किल होगा। अब दूसरी बात जो आती है वो है जब हम लिटिल के आगे ए लगा लेते हैं या फ्यू के आगे ए लगा लेते हैं, तो जब हमें कोई चीज़ काफ़ी हो, मतलब एक चीज़ हमारे लिए काफ़ी हो, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं अ फ्यू। क्या हम वहाँ पर यूज़ करते हैं? अ फ्यू। तो हम अ फ्यू या अ लिटिल दोनों ही एक ही पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि अ, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स और अ लिटिल के लिए आई हैव अ लिटिल टाइम। दोनों एक ही पर्पज़ के लिए यूज़ कर होते हैं और वो पर्पज़ ये है कि जब हमें एक स्मॉल अमाउंट ऑफ थिंग की ज़रूरत हो या वो हमारे लिए काफ़ी हो एक चीज़, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं अ लिटिल और अ फ्यू। अब अगर इसके साथ इस ए को हम हटा लेते हैं इससे, फ्यू से भी और लिटिल से भी, तो बनता है फ्यू और लिटिल। इसकी यूसेज क्या है? फिर इसकी यूसेज थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। कैसे? कि लिटिल फिर हम वहाँ पर यूज़ करते हैं कि एक चीज़ हमारे लिए काफ़ी ना हो। सही है? एक चीज़ हमारे लिए काफ़ी ना हो और ये हमेशा सैड थिंग्स के लिए गमगीन या कुछ मतलब सैड थिंग्स के लिए हम यूज़ करते हैं और नेगेटिव पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। तो कैसे हम इसको यूज़ करेंगे? तो इसकी एग्ज़ाम्पल ये है कि आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। आई फील लोनली बिकॉज़ आई हैव ऑलमोस्ट नो फ्रेंड। इसका मतलब ये हुआ। और जो दूसरा है लिटिल के लिए, ये दोनों नेगेटिव पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं। लिटिल का एग्ज़ाम्पल क्या है? आई हैव लिटिल टाइम, मतलब एक नेगेटिव मीनिंग देता है। आई हैव लिटिल टाइम मतलब क्या हुआ? आई कांट हेल्प यू बिकॉज़ आई हैव ऑलमोस्ट नो टाइम। मतलब मेरे पास कोई वक़्त है ही नहीं, तो इसी वज़ह से मैं आपका हेल्प नहीं कर सकता। तो ये तो इसकी यूसेज की बात थी। और मैनी और मच जो है, ये हम वहाँ पर यूज़ करते हैं। मैनी जब काउंटेबल नाउन्स के साथ हमें ये यूज़ करना हो और मच जब अनकाउंटेबल नाउन्स हो। जैसे कि मैनी फ्रेंड्स, मैनी फ्रेंड्स और मच वाटर, मच मिल्क, मच शुगर। तो जब हम प्लूरल अनकाउंटेबल की बात करें तो वहाँ पर हम मच लगाएँगे और मैनी तब हम लगाएँगे जब प्लूरल काउंटेबल नाउन हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को अभी आसान हो गया होगा कि व्हाट इज़ क्वांटिफायर्स एंड व्हाट इज़ द यूसेज ऑफ क्वांटिफायर्स। द अब इसका एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। द कैंडिडेट्स फाउंड द टेस्ट वेरी डिफिकल्ट। मैनी, अब यहाँ पर देखिए मैनी मैंने यूज़ किया है, क्यों? क्योंकि कैंडिडेट जो है वो हम काउंट कर सकते हैं।
मैनी कुड नॉट फिनिश इट। सही है? तो मैंने यहाँ पर मैनी इसलिए यूज़ किया है। अब दूसरा एग्ज़ाम्पल क्या है? आई यूज्ड टू हैव प्लेंटी ऑफ स्टैम्प्स अर्लियर। आई यूज्ड टू हैव प्लेंटी ऑफ स्टैम्प्स अर्लियर। अब यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? नाउ ओनली अ फ्यू आर लेफ्ट। जो अ फ्यू का मैंने आप लोगों को बताया कि ये पॉजिटिव इम्पैक्ट के लिए यूज़ होता है, पॉजिटिव मीनिंग के लिए यूज़ होता है और बहुत ही कम चीज़ों के लिए यूज़ होता है जो हमारे लिए काफ़ी हो, हमारे लिए काफ़ी हो। तो देखिए, आई यूज्ड टू हैव प्लेंटी ऑफ स्टेम अर्लियर। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे स्टेम यूज़ किए हैं। नाउ ओनली अ फ्यू आर लेफ्ट। अब सिर्फ कुछ ही बाकी है। तो अ फ्यू पॉजिटिव और इनफ थिंग्स के लिए हम यूज़ करते हैं। अब इसके बाद इंडेफिनिट प्रोनाउन आता है, ये तो बहुत ईज़ी है। इंडेफिनिट प्रोनाउन जब हम किसी नामालूम शख्स के बारे में या किसी नामालूम नाउन के बारे में बात करते हैं, तो उसे हम इंडेफिनिट का मतलब ही नामालूम है। सही है? तो इंक्लूड समवन, समबॉडी, समथिंग, एनीथिंग एंड सो ऑन। तो इसका एग्ज़ाम्पल क्या है? समवन हैज़ बीन स्टीलिंग, यहाँ पर स्टीलिंग ए मैंने जोड़ा है। तो समवन हैज़ बीन स्टीलिंग फ्लावर्स फ्रॉम आवर गार्डन। तो कोई हमें मालूम नहीं कि कौन है, मगर हमने यहाँ पर लिखा है इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो समवन हैज़ बीन स्टीलिंग फ्लावर्स, हमारे गार्डन से कोई चोरी कर रहा है कुछ। और दूसरा एग्ज़ाम्पल इसका क्या है? नथिंग इज़ विजिबल ऑन द स्टेज फ्रॉम बैक हियर। तो नथिंग कुछ भी नहीं, कुछ भी विजिबल नहीं है। अ, तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया है नथिंग। नथिंग का मतलब क्या है? कुछ भी नहीं। और ये हमेशा नामालूम चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं। और इसके बाद आता है पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव प्रोनाउंस का मतलब क्या है? ये हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जब हम किसी नाउन की मलकियत को एक्सप्लेन करते हैं। किस तरह से? कि आर यूज्ड टू इंडिकेट पोजेशन। मलकियत को अगर मैं आसान अल्फाजों में बताऊं, ओनरशिप, कि ये चीज़ किसका है, ये किसके साथ ताल्लुक़ रखता है, उसको हम पोजेशन कहते हैं। दे इंक्लूड माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर एंड देयर्स। तो ये तमाम पोजेसिव प्रोनाउंस में आते हैं। किस तरह से? आर यू श्योर दिस बुक इज़ योर्स? क्या आपको यकीन है कि ये बुक आपका है? अब योर्स जो है ये एक पोजेसिव केस ऑफ सब्जेक्ट प्रोनाउन से। देखिए, यू अस, ये क्या ये तुम्हारा है, ये बुक आपको यकीन है कि ये आपका है? तो ये इसका एग्जाम्पल है। द हाउस नेक्स्ट टू आवर्स इज वेरी ब्यूटीफुल। अब नेक्स्ट टू आवर्स इज वेरी ब्यूटीफुल। अब यहाँ पर मैंने यूज़ किया है आवर्स। आवर्स जो है ये भी पोजेसिव केस है। किस चीज़ का? सब्जेक्ट प्रोनाउन का, पर्सनल सब्जेक्ट प्रोनाउन का पोजेसिव केस है। इसी तरह देयर्स, जब हम देयर बहुत सारे लोग हो वहाँ पर देयर यूज़ करेंगे। हर, जब सब्जेक्ट में गर्ल हो या फीमेल हो। और एम्फेटिक प्रोनाउन हम कहाँ पर यूज़ करेंगे? एम्फेटिक प्रोनाउन हम ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जे बिल्कुल उसी तरह ही है, मगर इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा डिफरेंस होगा। तो हम ये कब यूज़ करेंगे? आर यूज्ड टू पुट एम्फेसिस। जब हम किसी बात पर ज़ोर देते हैं, ताकीद करते हैं एक बात की, तो वहाँ पर हम नाउन की जगह जो प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। किस तरह? देयर फॉर्म इज़ द सेम एज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जैसे कि माई सेल्फ, हरसेल्फ, हिमसेल्फ एटसेट्रा। इसका एग्ज़ाम्पल क्या है? शी विल कंप्लीट द टास्क हरसेल्फ। देखिए, शी विल कंप्लीट द टास्क हरसेल्फ, वो खुद ही इस टास्क को कंप्लीट करेगी। अब मैं बात कर रहा हूँ उस लड़की के बारे में, मगर वो यहाँ पर मैंने एम्फेसिस को शो किया है, टास्क ये खुद ही करेगी। नोबडी प्रिवेंटेड, दूसरे एग्जांपल में, नोबडी प्रिवेंटेड मी, आई माई सेल्फ रिफ्यूज टू गो टू द पार्टी। मुझे कोई मुझे किसी ने भी नहीं रोका, मगर मैं खुद नहीं जाना चाहता था पार्टी में। अब देखिए, तो यहाँ पर मैंने माई सेल्फ यूज़ किया है और ये एम्फेसिस के लिए हम यूज़ करते हैं। तो आज के लेक्चर में ये थोड़ा लेंथी हो गया और उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर में ये जो तमाम प्रोनाउंस है आप लोगों को
इसकी समझ आई होगी और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो एडजेक्टिव के बारे में होगा। तो बी रेडी फॉर नेक्स्ट लेक्चर।